ओम श्रीलोधेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मानंदाय नमः। दुर्गे मैया की जय। नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागम् पाणो महासायक चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवादिभूतं भरताग्रस्तं भक्तिप्रिया भानुकुलाप्रीदितं भूतेन्द्रनाथं भगवान् पादं भजामि रामं भवरोगवेधम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए तथा हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए महारानी अवंती बाई के गुणानुवाद की कथा जो आप सुन रहे हैं, अभी आपने उनकी कथा भाग नंबर 5 तक सुनी, जिसमें महारानी अवंती बाई का विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद महारानी अवंती बाई अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान होती हैं तथा जैसे ही महारानी अवंती बाई अपनी ससुराल के गांव रामगढ़ में पहुंचती हैं तो वहां पर उनका बहुत स्वागत सत्कार होता है और रामगढ़ की ड्योढ़ी पर चढ़ते समय महारानी अवंती बाई के चरण शर्मा रहे हैं। आज रामगढ़ अलकापुरी की तरह से सजा हुआ था। कुछ ही दिनों में अवंती बाई ने अपनी सेवा से
सास ससुर और पति का मन जीत लिया था। और राजकुमार के हृदय पर राजवधू का मोहिनी रूप इस कदर छा गया था कि वे प्रायः हर समय सम्मोहन की मुद्रा में रहा करते थे। महारानी अवंतीबाई का रूप और सौंदर्य उनके मन मंदिर का देवता बन चुका था। परियों कैसी सुंदर अवंतीबाई को संभवतः विधि ने फुर्सत से बनाया होगा, जिसमें उसकी स्वर्णवर्णी केश राशि और विशाल नेत्रों का अपूर्व योगदान था। उधर राजकुमार ही नहीं, राजा और रानी भी अवंतीबाई की इच्छाओं का बड़ा ध्यान रखते थे और उसे वे अपनी इच्छा अनुसार महारानी अवंतीबाई की इच्छा के अनुसार इधर भी घुड़सवारी और तलवार चलाने की आज्ञा मिल गई थी, तथा वे प्रायः अपने पति के साथ किले के पीछे एक बड़े मैदान में अपने अभ्यास के लिए जाया करती थी। उस वक्त रानी अवंतीबाई बचपन में जिस प्रकार हठी और जिद की पक्की थीं कि अपनी बात मनवा कर ही छोड़ती थीं, ठीक उसी प्रकार उनके पति भी कभी कभी अपनी जिद पर और हट पड़ जाते थे, हटीले थे। उस समय उन पर भी किसी के समझाने बुझाने का असर नहीं होता था। उन्होंने भी अपने दिल में जो बात ठान ली उसे पूरा करना ही था, चाहे उसका जो भी परिणाम होता, जिसे कभी कभी उनकी सनक भी कहा जाता था। और उनके पीठ पीछे लोग उन्हें पागल युवराज भी कहा करते थे। इसकी खबर मंडला के डिप्टी कमिश्नर तथा कप्तान बाडिंगटन को भी हो गई थी। उन्हें राजवधू अवंतीबाई के साथ घुड़सवारी, तलवार, बंदूक और भाला चलाने के साथ साथ आखेट करने की भी आज्ञा मिली हुई थी। सो एक दिन आखेट के लिए घर से निकले। दोनों में शर्त हुई। शर्त क्या हुई कि जो शिकार पहले देखे वह शिकार उसी का है, इसलिए दूसरा उस पर गोली नहीं चलाएगा। उस घोर जंगल में काफी आगे जाने पर एक घनी झाड़ी के बीच दो मृग आपस में लड़ रहे थे। रानी ने उन्हें देखकर राजा को संकेत किया तथा राजा से कहा कि दोनों मृगों को एक ही गोली में मार गिराना है।
राजा ने कहा कि ठीक है, मैं देख रहा हूं और शर्त के अनुसार आप शिकार करें। राजा ने रानी से इस प्रकार कहा। तब रानी ने कुछ ही क्षणों में लक्ष्य को साधकर एक ही गोली से दोनों ही मृगों को मार गिराया। युवराज ने आगे बढ़कर रानी से हाथ मिलाया और कुछ शर्म सी महसूस करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। रानी के चेहरे पर प्रसन्नता की स्पष्ट झलक से युवराज कुछ विचलित से हो गए थे तथा उन पर उस सनक का प्रकोप अपना आधिपत्य जमाने लगा था और अब तक प्रसन्न तथा सामान्य दिख रहे थे। वह युवराज पर क्रोध तथा आवेश सवार हो गया है। वे क्रोधावेश में रानी से बोले कि तुम्हें अपनी निशानेबाजी पर इतना घमंड है तो मैं भी बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे रत्ती भर भी कम नहीं हूं। आज तुम भी कम से कम देख लो, आज तुम भी कम से कम देख लो और विश्वास कर लो कि मेरी निशानदेही भी कितनी बारीक और पक्की है। मैं तुम्हारी नाक की नथ के अंदर से होती हुई गोली चला सकता हूं। ऐसी अचंभित बात राजा ने रानी से कही। अगर तुम्हें अपने मरने का डर ना हो तो अपनी नथ संभाल कर ऊपर पकड़ लो और मैं गोली चलाता हूं। तब रानी खुशी खुशी दूर जाकर एक हाथ से नथ ऊपर पकड़कर बैठ गईं। साथ में जितने भी सहयोगी थे सब यह दृश्य देखकर थर-थर कांपने लगे। वे युवराज को समझाना चाहते थे लेकिन युवराज की जिद और हट से वे भली भांति वाकिफ थे, इसलिए कुछ भी बोलना बेकार समझकर चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तब भगवान ने रानी के जीवन की रक्षा के लिए सारे सहयोगी तमाशा देख रहे थे। तब सभी ने भगवान से रानी के जीवन की रक्षा के लिए मन्नतें मनाते रहे। राज पद के उम्मीदवार युवराज विक्रमादित्य सिंह ने अपना लक्ष्य साधा और रानी को सावधान किया तथा गोली दाग दी और वह गोली नथनी के अंदर से निकलकर दूर खड़े एक पेड़ के तने में घुस गई। इस प्रकार रानी ने राजा को बहुत बधाई दी तथा हाथ मिलाकर उनकी निशानदेही की प्रशंसा की।
समस्त सहयोगी एक अदृश्य अनहोनी के टल जाने से अधिक प्रसन्न थे। तथा रामगढ़ राज्य की प्रजा बड़ी ही उत्साहित थी। अवंती बाई और विक्रमादित्य बड़े ही प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीतता हुआ कुछ दिन ही गुजरे थे कि समय बड़ा बलवान होता है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि पुरानी गठिया की मरीज रानी अपने पुत्र को गोद में खिलाकर एक दिन स्वर्ग सिधार गईं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि पुरानी गठिया की मरीज रानी अपने पौत्र को गोद में खिलाकर एक दिन स्वर्ग सिधार गईं। सन 1850 का यह आघात राजा लक्ष्मण सिंह भी नहीं संभाल सके तथा 1851 के आरंभ के दिनों में ऐसे बीमार पड़े कि सारा उपचार बेकार साबित हो गया और सहज 17 दिनों की अल्पावधि में बीमारी के बाद वे भी इस संसार से मुख मोड़ कर चले गए। रामगढ़ एक बार शोक से अत्यंत सागर में डूब गया। रामगढ़ एक बार फिर शोक के अनंत सागर में डूब गया। राजा शंकर शाह, ठाकुर जगत सिंह, बहादुर सिंह लोधी, राजकुमार विजय राघवगढ़, सरयू प्रसाद, समस्त क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग तथा आम जनता सभी रामगढ़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का वहां पर राजतिलक किया जाता है तथा राजा लक्ष्मण सिंह का अंतिम संस्कार आज रामगढ़ तथा राज्य की जनता के आंसू रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। ओम शांति। कुंवर विक्रमादित्य जी के राजा बनते ही राजकाज कुछ ठीक ठाक चलने लगा। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का कुचक्र फैल चुका था तथा अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। उनकी मनमानी राजा रानी को बिल्कुल ही नहीं सुहा रही थी। क्योंकि उनका तो बड़ा कुचक्र, बड़ा दमन चल रहा था। तो महारानी अवंती बाई को ये सब
नागवार गुजर रहा था। मन खेड़ी की वह बेटी थी, मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। मन खेड़ी की वह बेटी थी, रामगढ़ की महारानी थी। और दबे पड़े इतिहासों से ये हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। और अंग्रेजों की मनमानी रानी को नहीं समानी थी। अंग्रेजों की मनमानी ये रानी को नहीं समानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। इस प्रकार से रानी ने राजा को इशारों में अपनी बात कही कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका तो कृत्य ही अलग है, इनका हमसे मेल खा ही नहीं सकता है। ये बड़े ही निर्दयी हैं। और इतना कह करके वो अपने महलों में तमाम साथियों के साथ विचार करने लगते हैं। दबे पड़े इतिहासों से ये हमने पढ़ी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। एक झांसी वाली रानी थी, एक रामगढ़ वाली रानी थी। केसी दोनों की अमर कथा, केसी दोनों की अमर कथा सारी जनता की जानी थी, सारी जनता की जानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। आप सभी बहनों भाइयों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि अभी लॉकडाउन जो चल रहा है हमारे देश में, जो बीमारी का दौर चल रहा है, उससे सभी भयभीत हैं तथा अपने घरों में लॉकडाउन के कारण रहना पड़ रहा है। और जब हम अपने घरों में बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए हैं तो हमने भी
यह एक अपना खाली टाइम को व्यवस्थित करने का उपाय ढूंढा है कि क्यों ना हम महारानी अवंतीबाई के यश को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। सो आपको हम ये टूटी फूटी जो भी हम पर बन पड़ी उनकी गाथा आप तक पहुंचाने का ये हमारा प्रण है, और जो भी हमारे पास उपलब्ध है उनका इतिहास, उनकी जीवनी, उसको हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे तथा आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी अपने स्तर से महारानी के इस चरित्र को सभी तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और जैसा कि हमने कल आप सभी को बताया था कि हमें किताबें पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमें ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो हम सुनने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तथा हमारे पास बहुत समय होता है। जैसे घर में हम सुबह नहा रहे होते हैं तथा भोजन कर रहे होते हैं, तब हमारे पास बिल्कुल पर्याप्त समय होता है कि अपने सिस्टम पर यह कथा को सुन सकते हैं तथा सुना सकते हैं। हमारा प्रयास है कि इस कथा के जरिए भी महारानी के कृत्य, महारानी के जो ओतप्रोत संघर्ष हैं, उन्होंने जो अपना बलिदान किया है, उस जीवन संघर्ष से हम कुछ सीख लें कि जब उन्होंने इतना प्रयास किया है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वह कारनामे कर दिए जिससे आज उनकी हम पूजा करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश प्रेम में निछावर किया। अवंतीबाई हमारे लिए एक आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। तथा उनसे हम यही विनती करते हैं कि माँ हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य कर सकें और कहीं अपने आप को धन्य बना सकें। माँ आप तो जगत की पालनहार हैं, आपका वो प्रकट रूप माँ जगदम्बे के द्वारा प्राप्त है। आप सब जानती हैं, आप सर्वव्यापी हैं। आप हमें ऐसी प्रेरणा दें कि हम भी आपके आदर्शों पर चल सकें, आपका मनन कर सकें, आपका ध्यान कर सकें। ऐसी हमारी कामना है कि माँ हमारे सभी भाई बंधुओं को
आप सही मार्ग दिखाएं, क्योंकि हमारा मार्ग ओझल है। आप तो सब गुणों की खान हैं। हमने देखा है कि अगर हम आपसे विनय करते हैं तो जरूर हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि आपके सानिध्य में हम ये स्वतंत्रता की स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं। हम आज स्वतंत्र हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सदा हम आपके ऋणी रहेंगे। हे माँ, हमें शांति देना, हमारे भाई बंधुओं को भी हर तरह से शांति समृद्धि प्रदान करना माँ, यही हमारी कामना है। और सभी बहनों भाइयों से आग्रह है कि कथा को आप शुरू से सुने। और हमारा प्रयास है कि पूरी जीवनी का हम बारी बारी से आप तक पहुंचाएं। जैसी भी ये टूटी फूटी है, हम कुछ जानते तो है नहीं, लेकिन उनकी प्रेरणा हमें मिल रही है कि उनकी जीवन गाथा को विस्तार से हमारे सभी भाई बहनों तक पहुंचाई जाए। तो आपको यह कथा पहुंचाने का हमारा प्रयास आप सबके आशीर्वाद से सफल हो, यही हमारी कामना है। और आपको भाग नंबर 7 की कथा आपको जरूर मिलेगी, तथा 8 की ऐसे सारे भागों की कथा हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस महारानी की दया दृष्टि की आकांक्षा है और आप सभी भाई बहनों के आशीर्वाद की आकांक्षा है। पुनः सभी को नमस्कार कहते हुए, महारानी अवंतीबाई अमर रहें कहते हुए, कल मिलते हैं और आगे कथा आपको पहुंचाएंगे। आप अपना मोबाइल उठाकर उस पर YouTube चैनल है, उस पर जाकर हमारा नाम केसी राजपूत डायल करें, टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले अंक आपको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी अवंतीबाई अमर रहें। महारानी अवंतीबाई अमर रहें। दबे पड़े इतिहासों से ये हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो वीर अवंती रानी थी। एक झांसी वाली रानी थी, एक रामगढ़ वाली रानी थी। केसी दोनों की अमर कथा सारी जनता की जानी थी। केसी दोनों की अमर कथा सारी जनता की जानी थी। सारी जनता की जानी थी। सारी जनता की जानी थी। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। बोलिए स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए सभी भाई बहनों की जय। ओम लोधेश्वराय